गरीब माँ का महंगा लहंगा। एक समय की बात है, रौनकपुर गांव में नीलम, काजल, सुमन नाम की 3 सहेलियां रहा करती थी। और जहां नीलम और सुमन एक अमीर घर की खूबसूरत लड़कियां थी, वहीं काजल एक गरीब परिवार की लड़की थी। क्योंकि काजल के पिता के देहांत के बाद काजल की माँ कौशल्या अपना घर चलाने के लिए लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। काजल के गरीब होने के बावजूद भी उन तीनों की दोस्ती में कभी भी अमीरी और गरीबी को लेकर कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। और ऐसे ही एक दिन, अरे यार नीलम, काजल अभी तक नहीं आई, हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। सुमन, अब हम काजल का इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। सुमन और नीलम शादी के बैंक्वेट हॉल में अपनी सहेली काजल का इंतजार कर रही होती है। उसी समय वहाँ पर एक पुरानी सी साड़ी पहने हुए काजल आती है। अरे काजल, तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये क्या, तुम साड़ी पहनकर क्यों आई हो? हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम तीनों लहंगा पहनेंगे। लेकिन नीलम, मेरे पास कोई लहंगा नहीं है, इसलिए मेरे पास जो था मैं वही पहनकर आ गई। और शायद लहंगा पहनना मुझ गरीब के नसीब में ही नहीं है। ऐसा कहते हुए काजल की आंखें नम हो जाती है। उसी समय सुमन कहती है, किसने कहा कि हमारी सहेली गरीब है और वो लहंगा नहीं पहन सकती? और सच बताऊं तो तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, इसलिए ये सब बातें छोड़ो और चलकर शादी एंजॉय करते हैं। इतना कहकर वो तीनों सहेलियां स्टेज पर चढ़कर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाती है। उसी समय सुमन कहती है, अरे यार, ये छोटे बाल वाली शादी के लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही है ना। जब हम तीनों की भी शादी होगी ना, तो हम लोग भी अपनी शादी के लहंगे में इतने ही सुंदर लगेंगे। हाँ, मगर हम तीनों में से सबसे सुंदर शादी के लहंगे में तो काजल ही लगेगी। क्यों काजल, मैंने सही कहा ना? अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर काजल अपनी गरीब माँ और अपनी गरीब जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहती है, नहीं सुमन और नीलम, शादी के लहंगे में तो तुम दोनों ही सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम दोनों सुंदर होने के साथ साथ एक अमीर घर की लड़कियां भी हो। लेकिन मैं एक गरीब घर की मजबूर माँ की लड़की हूँ, और मेरी गरीब माँ मेरी शादी का इतना महंगा लहंगा कहाँ से लेकर आ पाएगी? क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता कि एक गरीब माँ बाप के लिए उसकी बेटी की डोली उठ जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। काजल की बातों में झलकती गरीबी को देखकर सुमन और नीलम की आंखें भर आती है। और ऐसे ही कुछ देर में शादी खत्म हो जाती है और तीनों सहेलियां अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। और जैसे ही काजल अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे काजल बेटी, तू आ गई। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप घर का कोई भी काम मत किया करो। आप वैसे ही मेरे लिए दिन रात लोगों के घरों में काम करती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आपको इस उम्र में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अरे बेटी, अगर तेरी ये बूढ़ी माँ मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से जुटाएगी? इसलिए बस अपने जीते जी तेरा घर बसा देखना चाहती हूँ, फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। ऐसा मत कहिए माँ, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? पिताजी तो पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं, और अगर अब आप भी मुझे छोड़कर जाने की बात करोगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए काजल की आंखों में आंसू आ जाती हैं और उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और दिन रात काम करने की वजह से कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। अरे, आज तो 10 बज गए हैं, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? माँ, आपकी तबीयत पहले ही इतनी खराब है और आप काम पर जाने की बात कर रही हैं। इस समय आपको आराम की जरूरत है, इसलिए जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपके बदले काम पर मैं जाऊंगी। और इस तरह अपना घर चलाने के लिए काजल अपनी माँ की जगह खुद काम पर जाने लग जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन कौशल्या काजल से कहती है, काजल बेटी, तू तो मेरी ढलती उम्र देख ही रही है और अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी माँ के मरने से पहले अपना घर बसा ले। आखिर कब तक तू मेरे लिए ऐसी ही कुंवारी बैठी रहेगी? ठीक है माँ, लेकिन पहले आप ठीक हो जाओ, फिर आप जिससे भी बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगी। और ऐसे ही काजल के हाँ करने के बाद कौशल्या अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने लगती है, लेकिन उनकी गरीबी की वजह से
कोई भी उनसे रिश्ता नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन विशाल नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ काजल को देखने आता है। उसी समय उसकी माँ गायत्री कौशल्या से कहती है, देखिए बहन जी, वैसे तो आप लोग हैसियत में हमसे बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन विशाल मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए उसकी शादी को लेकर मेरे बहुत सारे अरमान हैं। लेकिन बहन जी, आप तो हम लोगों की हालत देख ही रही हैं। मैंने अकेले ही अपनी बेटी काजल को पाल पोस कर बड़ा किया है। हम लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की है और मेरे पास आपको अपनी बेटी को देने के अलावा और कुछ नहीं है। बहन जी, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आप हमारा और हमारे बारातियों का अच्छे से खातिरदारी कर देना और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनकर कौशल्या रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। उसी समय सुमन और नीलम काजल से मिलने उसके घर आती हैं। अरे काजल, तेरी शादी पक्की हो गई और तूने ये बात हम दोनों को बताना जरूरी भी नहीं समझा। अरे कम से कम एक शादी का कार्ड ही भेज देती। नीलम, अगर मेरी शादी का कार्ड छपा होता तो मैं तुम दोनों को भेजती ना। तुम्हें पता है, अमीर और गरीब की शादी में बहुत फर्क होता है और तुम्हारी ये सहेली एक गरीब किस्मत लेकर पैदा हुई है, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी शादी में मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने आज तक अपनी हैसियत से ज्यादा कोई सपना देखा ही नहीं। काजल अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसके पीछे की वजह थी उसकी गरीबी और एक सिंपल तरीके से उसकी शादी की सारी रस्में हो रही होती है। उसी समय सुमन और नीलम उसके आंसू पोंछते हुए उसे हल्दी लगाती है और हल्दी लगाने के बाद वो दोनों सहेलियां अपने घर की ओर जाने लगती है। उसी समय सुमन नीलम से कहती है, नीलम, शादी तो हर एक लड़की का सपना होता है, लेकिन तुमने देखा कि हमारी काजल इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो खुश कैसे रहेगी सुमन? तुमने देखा नहीं, उसका घर कहीं से भी शादी वाला घर नहीं लग रहा था। अरे ना तो वहाँ कोई सजावट है और न ही कोई बैंड बाजा। इसलिए सुमन, अब हमें ही कुछ करना होगा। कल काजल की शादी है और हमें मिलकर उसकी शादी को उसके लिए यादगार बनाना होगा। और ऐसे ही अगले दिन सुबह होते ही सुमन और नीलम काजल की शादी के लिए एक बड़े से मॉल में से एक बहुत ही सुंदर महंगा लहंगा खरीदती है और साथ ही उसके मैचिंग की सारी ज्वेलरी भी लेती है। और शादी की शाम को बैंड बाजे के साथ लहंगा लेकर काजल के घर आती है, जहां काजल अपनी माँ की शादी की पुरानी सी साड़ी पहने और गले में एक पतला सा नेकलेस डाले हुए बैठी होती है। अरे तुम दोनों कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। अरे अब हम आ गए हैं ना। अच्छा ये लो, तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। मगर इसमें है क्या? अरे तुम खुद ही खोलकर क्यों नहीं देख लेती? इतना सुनकर काजल जैसे ही उस लहंगे के बॉक्स को खोलती है तो उसमें इतना महंगा लहंगा देखकर उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। उसी समय नीलम कहती है, काजल, तुम्हें ये लहंगा अच्छा तो लगा ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये लहंगा तो बहुत ही महंगा है। तुम लोगों को मेरे लिए इतना महंगा लेने की क्या जरूरत थी? अरे आज हमारी सहेली की शादी है और हमें पता है कि तुम्हें लहंगा पहनने का कितना शौक है, इसलिए आज जब तुम्हारी शादी हो रही है तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और आज हम अपनी सहेली को इतना सुंदर सजाएंगे कि हर कोई इस दुल्हन को देखता ही रह जाएगा। इतना कहकर सुमन और नीलम काजल को महंगा सा लहंगा पहनाकर बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करके उसे मंडप में ले जाती है। बाढ़ में गरीबों का नाव में घर। एक समय की बात है, बेलापुर गांव नदी के एकदम किनारे पर था, जिसकी वजह से वहां हर साल बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। वहां हर साल गांव के लोगों को बाढ़ की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से पूरे गांव में पानी भर जाता था और गांव वालों के कच्चे घर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब जाते थे, जिसकी वजह से गांव वाले पूरी तरह से बेघर हो जाते थे। और इस बात को लेकर गांव वाले हमेशा परेशान रहा करते थे। हे भगवान, हमारे गांव में हर साल इसी तरह से बाढ़ आती है
और हम लोगों का पूरा घर पानी में डूब जाता है। भला हम ऐसे कब तक अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे? पता नहीं कब हमें इन सब से छुटकारा मिलेगा। उस गांव में हर कोई गरीब था और सभी के कच्चे मकान थे, सिवाय मनमोहन के। मनमोहन एक घमंडी किस्म का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारा पैसा था और पूरे गांव में उसी का 2 मंजिले का पक्का मकान था, जिसमें वो आराम से रहा करता था। उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। और ऐसे ही इस बार भी गांव में बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं और वो लोग रोड पर आ जाते हैं। उसी समय गांव का एक आदमी महेश कहता है, सुनो सब लोग, हम लोगों का घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, इसलिए अब हम वहाँ नहीं रह सकते। तो क्यों ना हम लोग मनमोहन काका से चलकर मदद मांगते हैं, शायद वो हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे। महेश की ये बात सुनकर उसकी पत्नी मीनाक्षी कहती है, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि मनमोहन काका कितने घमंडी है और हम जैसे गरीब लोगों को तो वो मुंह तक नहीं लगाते, तो भला वो हमारी मदद क्या करेंगे? अरे हाँ, मीनाक्षी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। अरे मुझे पता है कि वो घमंडी है, लेकिन शायद इस बाढ़ जैसी समस्या को देखकर उन्हें हम लोगों पर तरस आ जाए और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसे समय पर तो एक अनजान भी मदद करने से पीछे नहीं हटता। वो तो फिर भी हमारे गांव के ही हैं। चलो हम लोग एक बार उनसे बात करके देखते हैं। इतना कहकर गांव के सभी लोग बाढ़ के पानी में डूबते हुए मनमोहन के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। उसी समय मनमोहन दरवाजा खोलता है और कहता है, अरे क्या बात है, तुम सब लोग मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? काका, हम लोग आपसे यहाँ मदद मांगने आए हैं। बाढ़ की वजह से हम लोगों का घर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, इसलिए हम लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप हम लोगों को कुछ दिनों तक अपने घर में रहने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने घर में तुम जैसे गरीब लोगों को रहने दूंगा? और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? काका, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, इसलिए आप बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में हम लोगों की मदद करना भी तो आपका फर्ज बनता है ना? नहीं, बुरा वक्त तुम जैसे गरीब लोगों का आता है, मुझ जैसे अमीरों का नहीं। इसलिए तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ और दोबारा यहाँ नजर मत आना। इतना कहकर मनमोहन ने उन लोगों के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और वो लोग निराश होकर वापस से पानी में ही रहने लगे। और ऐसे ही कई दिनों तक बारिश में बिना कुछ खाए पिए वो लोग अपने आप को बाढ़ के पानी से बचाते रहते हैं। और यह सब देखकर देवलोक में बैठे भगवान नाराज हो जाते हैं और गुस्से में आकर वो मनमोहन के घर पर बिजली गिरा देते हैं और देखते ही देखते मनमोहन का घर पूरी तरह से पानी में गिरकर चकनाचूर हो जाता है और उसी बीच मकान के नीचे दबकर मनमोहन की जान चली जाती है। और ये देखकर गांव वाले कहते हैं, आखिर भगवान ने उसके जैसे घमंडी इंसान को अपने पास बुला ही लिया। भगवान कभी भी हम लोगों के साथ बुरा नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, वो हम लोगों को इस तरह मरने नहीं देंगे। इतना कहकर गांव के सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगते हैं। वहीं मनमोहन यमराज के पास पहुंच जाता है और अपने आप को यमराज के सामने देखकर मनमोहन फूट फूट कर रोने लगता है और उसे रोता देखकर यमराज कहता है, आखिर तुम यहाँ आज आ ही गए मनमोहन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हे यमराज, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे क्यों इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया? क्योंकि तुम एक बहुत ही घमंडी और अभिमानी इंसान हो। तुम्हें अपने गांव के गरीब लोगों पर जरा भी तरस नहीं आता। अरे इतने बुरे वक्त में भी तुमने उन बेचारे गांव वालों की मदद करने से मना कर दिया, और ऐसे समय पर खुदगर्ज बनना एक बहुत बड़ा पाप है, और इसी वजह से तुम्हारे पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका था।
इसलिए स्वयं भगवान ने ही मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने का आदेश दिया था। मुझे माफ कर दीजिए यमराज, मैं अपने पैसों के घमंड में इतना खो गया था कि मुझे औरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन मुझे अब समझ में आ चुका है, इसलिए मुझे अपनी गलती सुधारने का सिर्फ एक मौका दीजिए। मुझे वापस से धरती पर भेज दीजिए। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब तो स्वयं भगवान के हाथों में है। इसलिए तुम्हें स्वयं भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी। इतना सुनकर मनमोहन हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगता है और ये सुनकर भगवान स्वयं यमलोक में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बताओ मनमोहन, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे फिर से धरती पर भेज दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता मनमोहन, मैं तुम्हें वापस से मनुष्य के रूप में धरती पर नहीं भेज सकता, क्योंकि इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए हमें पुण्य कमाना पड़ता है और इसके लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी होगी। इसलिए मैं तुम्हें एक कौवे के रूप में धरती पर भेज सकता हूँ, और अगर तुमने उस अवतार में गांव वालों का भला किया तो तुम्हें वापस से मनुष्य रूप प्राप्त हो जाएगा। तथास्तु। इतना कहकर भगवान ने मनमोहन को एक कौवे के रूप में धरती पर भेज दिया और मनमोहन अपने गांव में एक कौवे के रूप में वापस आता है और वो एक पेड़ पर बैठकर गांव वालों की इस बुरी हालत को देखने लगता है कि कैसे वो लोग तेज बारिश में पानी के बीचों बीच खड़े हैं। उनके सीने तक पानी आ चुका था और लगातार बारिश और तेज हो रही थी। अरे, अगर इसी तरह से बारिश तेज होती गई तो हम लोग ज्यादा देर तक इस पानी में नहीं टिक पाएंगे। फिर हम लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? उसी समय महेश की बेटी रिंकी कहती है, बाबा, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। रिंकी के सर तक पानी आ गया था। तभी महेश उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है। अरे, हम लोग कब तक ऐसे बचे रह पाएंगे? कुछ ही देर में पानी हमारे सर तक आ जाएगा और हम पूरी तरह से डूब जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो मीनाक्षी, वो हमें ऐसे मरने नहीं देगा। पेड़ पर बैठा मनमोहन ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। हे भगवान, मुझसे ना जाने अनजाने में कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने घमंड में चूर होकर इन गरीब लोगों के दुख को देखने की कोशिश ही नहीं की, और आज मरने के बाद मुझे इनके दुख का अंदाजा हो रहा है। इसलिए अब मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना होगा। इतना कहकर वो कौवा महेश के पास जाता है और कहता है, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे, पर तुम हम लोगों की मदद कैसे करोगे? तुम तो एक कौवा हो, भला तुम हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? उसकी चिंता तुम लोग मत करो, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। इतना कहकर वो कौवा इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई नाव पर पड़ती है जो कई सालों से नदी के किनारे पड़ी हुई थी। अरे हाँ, ये सही रहेगा। मैं इस नाव पर उन गरीब लोगों के लिए एक घर बनाऊंगा जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह सके। लेकिन इतनी जल्दी मैं ये अकेले कैसे कर पाऊंगा? इसके लिए तो मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर वो कौवा पेड़ों पर बैठे बाकी पक्षियों से इसके लिए मदद मांगता है। तो क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे बुरे वक्त पर हमें ही तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, इसलिए हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर वो सारे पक्षी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर पेड़ों से लकड़ियाँ चुनकर उस नाव की मरम्मत करने लगते हैं और कुछ ही देर में नाव के ऊपर एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। सुनो गांव वालों, तुम सब इकट्ठा होकर नदी के किनारे पड़ी नाव के पास जाओ। हमने तुम्हारे लिए उस नाव के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर दिया है। महेश गांव वालों को इकट्ठा करके नदी के किनारे पड़े उस नाव में बने घर के अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर गांव के सभी लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं, क्योंकि नाव में बना घर पानी में तैर रहा होता है। और इसी बीच वो सारे पक्षी पेड़ से फल तोड़कर गांव वालों को लाकर देने लगते हैं, जिस वजह से उन लोगों को खाने की दिक्कत नहीं होती। और ऐसे ही समय गुजरता गया
और कुछ ही दिनों में बाढ़ का पूरा पानी सूख गया और वो लोग नाव घर के बाहर आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कौवा, आज तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ जिंदा खड़े हैं। तुम हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। महेश के इतना कहते ही भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, सच में मनमोहन, तुमने इन गरीबों की मदद करके बहुत पुण्य कमाया है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से एक इंसान बना देता हूँ और तुम्हारा टूटा हुआ घर भी तुम्हें लौटा देता हूँ। इतना कहकर भगवान मनमोहन को फिर से एक इंसान का रूप दे देते हैं और ये देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सब हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करते हैं और इस तरह भगवान मनमोहन को एक अच्छा इंसान बना देते हैं और वो अपने पैसों से गांव वालों के लिए पक्का मकान बनवाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग बड़े ही आराम से अपने अपने घरों में रहने लगते हैं और उस दिन के बाद से उस गांव में कोई भी इंसान बेघर नहीं होता। गरीब दर्जी बहनों का जादुई हीरो का लहंगा। एक बार की बात है, एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपनी दो बहन ज्योति और रानी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अंजलि के मां के देहांत के बाद अंजलि की दोनों बहनों की जिम्मेदारी अंजलि के ही कंधों पर आ गई थी, जिसकी वजह से अंजलि को अपने पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और वो अपनी बहनों का पालन पोषण करने के लिए अपने घर में सिलाई का काम करने लगती है। लेकिन उससे भी अंजलि अपने घर का थोड़ा बहुत खर्चा ही निकाल पाती थी, जिसकी वजह से उसे कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। तभी ऐसे ही एक दिन जब अंजलि देर रात तक बैठकर सिलाई कर रही होती है तो उसकी बहन ज्योति उससे कहती है, अरे दीदी, ये क्या आप अभी तक बैठकर सिलाई कर रही हो? चलिए अब आप चलकर सो जाइए। नहीं ज्योति, अभी मुझे बहुत सारे कपड़े सिलने हैं और अगर यह काम नहीं हुआ तो मैं कल तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे भरूंगी, इसलिए तुम जाकर सो जाओ, मैं अपना काम खत्म करके सो जाऊंगी। दीदी, आप हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हो और अगर आज माँ जिंदा होती तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। मुझे माँ की बहुत याद आती है दीदी। ज्योति, तुम दुखी मत हो, अगर माँ हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों का हमेशा ख्याल रखूंगी। इसलिए तुम जाओ और जाकर सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी स्कूल जाना है ना? ठीक है दीदी, पर आप भी जल्दी से काम करके सो जाना। इतना बोलकर ज्योति जाकर सो जाती है और आधी रात बीतने के बाद जब अंजलि का सारा काम खत्म हो जाता है तो वो अपनी सिलाई मशीन को बंद करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सुबह सबसे पहले उठकर अपनी दोनों बहनों के लिए नाश्ता बनाती है और उन दोनों का लंच पैक करके उन दोनों को स्कूल भेजती है। सुनो, तुम दोनों आराम से स्कूल जाना, मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी, ठीक है? अंजलि की बात सुनकर ज्योति और रानी स्कूल के लिए चली जाती है और उनके जाने के बाद अंजलि बेचारी अकेले ही घर का सारा काम करती है और कुछ ही देर में सिलाई से मिले पैसों को लेकर वह उनके स्कूल की फीस जमा करने जाती है और घर आकर वापस से अपने सिलाई के काम करने में लग जाती है। इसी तरह से अंजलि की जिंदगी गुजर रही होती है और वक्त के साथ साथ अंजलि अपनी दोनों बहनों को भी सिलाई का अच्छा खासा काम सिखा देती है, जिसके बाद से तीनों बहनें मिलकर घर में ही सिलाई का काम किया करती थी। ऐसे ही उन लोगों की परिस्थिति भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी और कुछ साल बीत जाने के बाद वे तीनों बहनें एक बड़ी सी फैक्ट्री में सिलाई का काम करने लग जाती है। अरे ज्योति और रानी, चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी आज हमें काफी देर हो गई है। हाँ दीदी, मेरा भी सारा काम खत्म हो चुका है, चलो अब चलते हैं। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। उसके बाद वे तीनों बहनें अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद अंजलि अपनी दोनों बहनों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और अपनी बहन को खाना परोस देती है। उसके बाद वे तीनों बहनें मिलकर एक साथ खाना खाती है। उसके बाद तीनों बहनें जाकर सो जाती है। अगली सुबह अंजलि हमेशा की तरह सबसे पहले उठकर अपनी दोनों बहनों के लिए नाश्ता बनाती है और घर का सारा काम खत्म करके अपनी दोनों बहनों के साथ काम पर जा रही होती है।
उसी समय उसकी पड़ोस की एक काकी उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे अंजलि बेटी, कैसी हो तुम? आजकल तो तुम नजर ही नहीं आती। चलो अच्छा ही है, तुम अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर अच्छा कमा खा रही हो। अरे काकी, अंदर आइए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ काकी के साथ बैठिए, मैं और रानी जाकर काकी के लिए चाय बनाकर ले आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, पर तुम दोनों आराम से काम करना। उसके बाद ज्योति और रानी चाय बनाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी वो बूढ़ी काकी अंजलि से कहती है, सुनो अंजलि बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार का रिश्ता लेकर आई हूँ, और अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो जाएगी तो तुम जीवन भर खुश रहोगी बेटी, क्योंकि लड़के का परिवार बहुत ही अच्छा और पैसे वाला है। नहीं काकी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जब तक अपनी दोनों बहनों का घर न बसा दूं, तब तक मैं अपना घर नहीं बसा सकती। अरे काकी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी दोनों बहनों का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए काकी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अंजलि बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से मत जाने दो, और अगर यह रिश्ता एक बार तुम्हारे हाथ से चला गया तो दोबारा इतना अच्छा रिश्ता मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह बूढ़ी काकी अंजलि को बहुत समझाती है, लेकिन अंजलि उनकी बात नहीं मानती है, और ये सारी बातें ज्योति और रानी सुन लेती है, और वह एक दूसरे से कहती है, सुनो रानी, दीदी ने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, इसलिए आज हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, हमें अंजलि दीदी के लिए कुछ करना चाहिए। वो हमेशा हमारे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर रानी, हमें इसके लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह से ज्योति और रानी अपनी बहन की शादी के लिए ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में एक फ्रॉड के बहकावे में आकर उसके पास पैसा इन्वेस्ट करने लगती है। और ऐसे ही कई महीनों में ज्योति और रानी उस आदमी के पास कई लाख रुपए इन्वेस्ट कर देती है। और जब शादी के एक दिन पहले ज्योति और रानी उस आदमी के पास अपने पैसे लेने जाती है, तो वह आदमी उन लोगों के पैसे लेकर वहाँ से भाग चुका होता है। यह देखकर ज्योति और रानी रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी, हमें माफ कर दीजिए दीदी, हम आपकी शादी के दिन आपके लिए एक लहंगा भी नहीं दिलवा सकते। हाँ दीदी, हमने आपकी शादी के लिए एक आदमी के पास अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। सोचा था आपकी शादी वाले दिन आपको एक बहुत ही सुंदर लहंगा ला कर दूंगी, लेकिन वो आदमी हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया दीदी। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि हम आपकी शादी का एक लहंगा खरीद सके। मेरी प्यारी बहनों, तुम लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए वही बहुत है। और रही बात लहंगे की, तो मैं माँ की शादी का लहंगा पहन लूंगी। इससे मुझे माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और तुम दोनों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अंजलि अपनी माँ की पेटी से शादी का लहंगा निकाल कर ले आती है, जो दिखने में हीरो की तरह चमक रहा होता है। अरे वाह दीदी, माँ की शादी का ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, और आपके ऊपर ये लहंगा और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ दीदी, ये लहंगा तो सच में बहुत ही सुंदर है। और ऐसे ही अगले दिन जब अंजलि अपने शादी वाले दिन उस लहंगे को पहनती है, तो उसके लहंगे की चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह देखकर उसे अपने माँ की याद आती है। काश अगर आज माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी दोनों बहनों का क्या होगा, वे लोग अपना कैसे ख्याल रखेंगी। इतना कहते ही अंजलि के आंखों में आंसू आ जाता है, और जैसे ही उसके आंसू उसके लहंगे पर गिरते हैं, वैसे ही उसका लहंगा चमक उठता है और उसके लहंगे में से ढेर सारे हीरे निकलने लगते हैं। यह देखकर अंजलि बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी दोनों बहनें भी आ जाती है, और इतने सारे हीरे जमीन पर गिरे देखकर वह लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, सुनो बेटी, ये कोई मामूली लहंगा नहीं है।
बल्कि जादुई हीरा देने वाला एक लहंगा है। और यह लहंगा मुझे एक महान गुरुजी ने दिया था, लेकिन मैं इसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाई। पर आज ये लहंगा तुम्हारे काम आ पा रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और आज के बाद तुम लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम लोग अपने आगे का जीवन बहुत ही हंसी खुशी से बिता पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। उसी समय अंजलि की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और उन तीनों बहनों को उस जादुई लहंगे की मदद से खूब सारे हीरे मिल जाते हैं, जिसे बेचकर उन तीनों बहनों के पास खूब सारे पैसे आ जाते हैं। और ज्योति और रानी बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन अंजलि की शादी करवाती है और कुछ ही दिनों में वे दोनों मिलकर अपनी एक बहुत बड़ी लहंगों की कंपनी खोलती है, जिसमें वह कई लाचार और बेबस लोगों को काम पर रखती है। और उस दिन के बाद से उन तीनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और अब वो तीनों बहनें अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।